क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पिछली वीडियो में हमने एंटीजन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम एंटीबॉडीज के बारे में बात करेंगे। एंटीबॉडीज मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई हानिकारक पदार्थ जिसे हम एंटीजन कहते हैं वो रासायनिक पदार्थ के रूप में हो सकता है, रोगजनक के रूप में हो सकता है, किसी के भी रूप में हो सकता है। जब वो किसी जंतु के शरीर में या मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो उसकी हानि से बचने के लिए जो शरीर है वो उसका विरोध करने के लिए अपनी प्रतिरक्षात्मक उद्दीपन के फलस्वरूप कुछ संरचनाएं जैसे कि प्रोटीनीय कण उत्पन्न करता है, और ये जो प्रतिरक्षात्मक उद्दीपन है वो उस हानि से शरीर को बचाते हैं। और इस उत्पन्न हुई संरचना को, प्रोटीनीय कण को हम एंटीबॉडीज कहते हैं। दोबारा से अगर हम इसको समझें तो मानव या किसी भी जंतु के शरीर में किसी बाह्य एंटीजन के प्रविष्ट होने पर प्रतिरक्षात्मक उद्दीपन के फलस्वरूप निर्मित प्रोटीनीय कण या एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन कहलाते हैं, और यही शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज। ठीक। और समझें बात को डिटेल में। तो एक एंटीबॉडीज का जो निर्माण होता है, एंटीबॉडीज का निर्माण रक्त की ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स के रूपांतरण से होने के कारण ही इन्हें ग्लोब्यूसी कहा जाता है। चूंकि ये जो एंटीबॉडीज होती हैं इसका जो निर्माण होता है वो हमारे ब्लड में, रक्त में ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन पाई जाती है उसके मॉडिफिकेशन के कारण होता है। इस कारण इन्हें, यानी किनको? एंटीबॉडीज को हम क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूसी कहते हैं। और साथ ही साथ रक्त सीरम में उपस्थित जो सारी प्रोटीन्स होती हैं उनसे जो एंटीबॉडीज होती हैं उनका अनुपात 17% होता है। तो सबसे पहले हमने समझा एंटीबॉडीज किसे कहते हैं। किसी भी जीव के शरीर में जब कोई रोगकारक या कोई भी हानिकारक पदार्थ प्रवेश करता है तो उसका विरोध करने के लिए जो शरीर है वो कुछ संरचनाएं, प्रोटीनीय कण उत्पन्न करता है। इन प्रोटीनीय कण को हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज कहते हैं। अगर हम इसकी संरचना की बात करें कि एंटीबॉडीज किस तरह की होती हैं, उनकी संरचना किस प्रकार की होती है, तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये ट्राई डायमेंशनल, त्रिविमीय संरचना दिखाई दे रही है। ये एक एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल की संरचना है। अगर आप इसमें देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे
कुछ श्रृंखलाएं आपको दिखाई दे रही हैं। लाइट कण है, डार्क कण है, यानी ये दिखाई दे रहे हैं आपको लाइट चेन, हैवी चेन और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। और इनको आपस में संयोजित करने के लिए आप देखेंगे यहां पर मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, ये एस एस यानी ये सल्फर बॉन्ड है जिनके द्वारा ये श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। अब आप समझें, मैंने आपको बताया था कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वे वास्तव में प्रोटीनीय कण होते हैं, और हम जानते हैं कि प्रोटीन का निर्माण पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से होता है, और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं अमीनो अम्ल से मिलकर के बनी होती हैं। ठीक, तो ये त्रिविमीय संरचना है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ते हैं। एंटीबॉडीज का एक अणु ट्राई डायमेंशनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रदर्शित करता है, और प्रत्येक एंटीबॉडीज अणु में मौलिक रूप से निम्न श्रृंखलाएं विद्यमान होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं 4, ये दिखाई देंगी आपको। अभी मैंने आपको जब इसका फिगर दिखाया था, चित्र दिखाया था, तो उसमें दिखाई दे रही थी। आइडेंटिकल हल्की श्रृंखलाएं 2, आइडेंटिकल भारी श्रृंखलाएं 2, यानी कुल मिलाकर के एंटीबॉडीज की आणविक संरचना, मॉलिक्यूलर संरचना में 3 प्रकार की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। एक होती हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, ये 4 होती हैं। आइडेंटिकल हल्की श्रृंखलाएं 2 होती हैं, और आइडेंटिकल भारी श्रृंखलाएं 2 होती हैं। थोड़ा सा और अपन जान लें कि ये आइडेंटिकल हल्की श्रृंखलाएं जो हैं, मैंने आपको बताया था कि पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो अम्लों से मिलकर के बनी होती है। तो ये हल्की श्रृंखलाओं में 200 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, और जो भारी श्रृंखलाएं होती हैं उनमें 400 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और इन अमीनो अम्लों के आधार पर ही हम इनको हल्की या भारी श्रृंखलाएं कहते हैं। जिनमें 200 पाए जा रहे हैं अमीनो अम्ल वे हल्की हैं, और जिनमें 400 पाए जा रहे हैं वे भारी हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था, यहाँ फिगर में भी यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो श्रृंखलाएं होती हैं वे परस्पर एक दूसरे के साथ सरफल बंधों के द्वारा, सल्फर बॉन्ड्स के द्वारा क्या करती हैं? जुड़ती हैं, समायोजित संयोजित होती हैं, और क्या करती हैं? एंटीबॉडीज के अणु का निर्माण करती हैं। ठीक, तो ये देखिए आप 1 2 3 4 ये जो श्रृंखलाएं हैं आपको ये दिखाई दे रही हैं। ये 4 श्रृंखलाएं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं। ये लाइट चेन है, यहाँ पर ये लाइट चेन है, ये हैवी चेन है, और यहाँ पर भी ये हैवी चेन है। ये कुल मिलाकर के एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की संरचना है। अब हम बात करते हैं एंटीबॉडीज के वर्गीकरण की। देखिए, मैंने आपको बताया कि चूंकि पूरे एंटीबॉडीज का जो मॉलिक्यूल होता है, अणु होता है, वो किससे मिलकर के बना होता है? श्रृंखलाओं से मिलकर के बना होता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, और इन्हीं श्रृंखलाओं के आधार पर हम एंटीबॉडीज का वर्गीकरण करते हैं। तो ये एंटीबॉडीज जो हैं इनको हम 5 समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कितने समूहों में? 5। पहला जो समूह है उसे हम कहते हैं IgM। यहां I का मतलब होता है इम्यूनो, G का मतलब होता है ग्लूव्यूलिन, इम्यूनोग्लूव्यूलिन IG, और इसका जो प्रकार है वो M। अब ये पहला प्रकार है यानी IgM। इसमें क्या होता है कि 5 उप इकाइयां होती हैं। कितनी उप इकाइयां होती हैं? 5। चूंकि 5 उप इकाइयां हैं इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पेंटामर। 5 हैं इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको पेंटामर। ठीक, तो ये 5 उप इकाइयों से मिलकर के बनी होती है, और ये 5 उप इकाइयां जो हैं वो एक ग्लाइकोप्रोटीन जिसे हम जे श्रृंखला कहते हैं के द्वारा
एक दूसरे से संयोजित रहती हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर आईजीएम के बारे में समझेंगे कि ये जो आईजीएम है ये प्राथमिक इम्यूनोग्लोबुलिन अनुक्रिया का प्रमुख भाग है। ये आईजीएम प्रथम इम्यूनोग्लोबुलिन है जो उद्दीप्त बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं, बी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं, आगे जब हम बात करेंगे कि एंटीबॉडीज का निर्माण आखिरकार कैसे होता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में किस तरह से बनता है, तो हम यहाँ समझेंगे कि बी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं क्या होती हैं, किस तरह से इनका निर्माण होता है के द्वारा। यानी ये जो आईजीएम है ये बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा रक्त में मुक्त होती हैं और भ्रूण में एम्ब्रियो के समय रूबेला या टॉक्सोप्लाज्मोसिस की दशा में इस एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे जो एंटीबॉडीज का प्रकार है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। पहला था आईजीएम यानी इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इसमें 5 उप इकाइयां थी। जो दूसरा इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है इसकी आणविक संरचना में 2 इकाइयां होती हैं। पहले में 5 थी, उसे हमने पेंटामर कहा था। इसमें 2 उप इकाइयां होती हैं। ये इनोवेशन का काम जो भी कर रहा है, नॉट गुड, थैंक यू। तो ये जो एंटीबॉडीज होती हैं इसमें 2 उप इकाइयां होती हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, डाइमर, डाइमर इम्यूनोग्लोबुलिन है। और ये दोनों इकाइयां फिर से वही ग्लाइकोप्रोटीन जे श्रृंखला के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। साथ ही साथ ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए है ये हमारा जो श्वसन पथ होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं, या दूसरे शब्दों में ट्रेकिया कहते हैं, और हमारा जो आहार नाल है एलिमेंट्री कैनाल, उसकी सतह से जीवाणुओं के चिपकने की क्षमता को घटाती हैं। देखिए हमारे शरीर में 2 मुख्य भाग ऐसे हैं जहां से जो रोगजनक होते हैं वो प्रवेश करते हैं। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो हमारी जो ट्रेकिया है या श्वसन पथ है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उससे कोई भी जो बाह्य जीवाणु है या बाह्य रोगजनक है वो प्रवेश कर सकता है। या हम मुंह से भोजन करते हैं या कभी कभार सांस लेते हैं तो यहाँ से भी ये जीवाणु या हानिकारक जो रासायनिक पदार्थ होते हैं या रोगजनक होते हैं वो प्रवेश करते हैं। और इन दोनों जगह पर ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए है एंटीबॉडीज, ये क्या करती है कि यहाँ पर जो प्रवेश करते हैं जीवाणु उनको उस ट्रैक में, उस पथ में चिपकने नहीं देती है, जिससे कि वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं और हम इन सब से क्या होते हैं, बच जाते हैं। साथ ही साथ इम्यूनोग्लोबुलिन ए के बारे में यानी आईजीए के बारे में हम ये समझेंगे कि ये जो आईजीए है ये हमारी आंखों के आंसू में, हमारी लार जो होती है या सलाइवा जिसे हम कहते हैं उसमें, और जो माता होती है वो जब बच्चे को जन्म देती है उसके तुरंत पश्चात, तुरंत बाद जो दूध स्त्रावित होता है उस दूध में भी ये एंटीबॉडीज पाई जाती है, कोलोस्ट्रम जिसे हम कहते हैं। माता के शरीर से जो पहला दूध स्त्रावित होता है जो बच्चे को दिया जाता है, उसे उसमें पाई जाने वाली जो एंटीबॉडीज होती है वो बच्चे को बहुत लंबे समय तक क्या करती है, रोगों से बचाने का कार्य करती है। इसीलिए ज्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि बच्चे को सबसे पहले जन्म लेने के पश्चात जो माता का दूध है वो देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाई जाती है, एंटीबॉडीज पाई जाती है। तीसरी जो एंटीबॉडीज है उसे हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी यानी IgG।
ये जो इकाई है, ये पूरी जो एंटीबॉडीज है उसकी संरचना में केवल 2 इकाइयां होती हैं। पहले में 5 थी, दूसरे में 2 थी, और ये जो तीसरा है IgG, उसमें भी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। इसीलिए इसे, सॉरी 1 होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मोनोमर। देखिए पहले में 5 थी, उसे हमने कहा था पेंटामर, दूसरे में 2 थी, उसे हमने कहा था डाइमर, और इसमें केवल 1 उप इकाई होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मोनोमर। ये जो IgG है, ये रक्त में सर्कुलेट होने वाली सर्वप्रमुख मेन एंटीबॉडीज हैं और एक विशेष गामा ग्लोबुलिन के द्वारा निर्मित होती है। साथ ही साथ यहां पर जो याद रखने वाली बात है, जो एग्जाम में पूछे जाने वाली बात है, वो ये है कि ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, यानी IgG है, ये बहुत लंबे समय तक क्या करती है? बहुत लंबे समय तक प्रतिरोध उत्पन्न करने का कार्य करती है। और ये, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मात्रक एंटीबॉडी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो IgG है, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडीज है, ये जीव को किससे प्राप्त होती है? माता के शरीर से प्राप्त होती है। यानी जब कोई जीव अपनी माता के शरीर में गर्भस्थ अवस्था में पाया जाता है, भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है, उस समय माता के शरीर से प्लेसेंटा को पार करके ये एंटीबॉडीज किसके शरीर में आ जाती है? भ्रूण के शरीर में आ जाती है। यानी ये जो एंटीबॉडीज है, ये माता से प्राप्त होती है, इसीलिए इसे मात्रक एंटीबॉडीज, मैटरनल एंटीबॉडीज कहा जाता है। और साथ ही साथ क्या है कि ये लंबे समय तक प्रतिरोध उत्पन्न करने का कार्य करती है। क्यों करती है? क्योंकि इसका निर्माण मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है। ठीक। चौथी जो एंटीबॉडीज का प्रकार है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ये जो एंटीबॉडीज होती है, इसकी संरचना भी केवल एक ही इकाई से मिलकर के बनी होती है, इसलिए इसको भी हम मोनोमरी एंटीबॉडीज कहते हैं। और ये एंटीबॉडीज के बारे में हमको, चूंकि देखिए यहां पर याद रखने वाली है, इसका नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन ई। और ई से हम समझेंगे कि हालांकि एलर्जी ए से शुरू होती है, लेकिन हम जब बोलते हैं तो हमको ऐसा लगता है ई से शुरू होती है, इसलिए हमको याद रखने की दृष्टि से केवल हम ये समझ सकते हैं कि ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई है, ये एलर्जी के विरोध में, जब भी हमारे शरीर में कोई ऐसा पदार्थ प्रवेश करता है जो हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न कर सकता है, तो उसका विरोध कौन सी एंटीबॉडीज करती है? इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ठीक। तो ये एलर्जी के प्रति हमारे को क्या करती है? बचाती। अब आखिरी जो एंटीबॉडीज का प्रकार है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन डी। ये भी केवल एक इकाई से मिलकर के बनी होती है और इसके कार्य के बारे में आज तक बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। अब हम समझें कि हमने 5 प्रकार की एंटीबॉडीज के प्रकार पढ़े हैं। तो यहां पर आपके सामने जो स्क्रीन शेयर में कर रहा हूं उसमें आप देखेंगे, ये देखिए एक एंटीबॉडीज जो हमने पहली वाली पढ़ी थी, इसमें 1 2 3 4 5 यानी 5 अणुओं से मिलकर करके बनी है, इसलिए इसको हमने क्या किया? पेंटामर। ये जो दूसरा होता है, ये 2 से मिलकर के बनी होती है, 2 श्रृंखलाओं से मिलकर के बनी होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं डाइमर। और बाकी की जो तीनों हैं वो किससे मिलकर के बनी होती? एक श्रृंखला से मिलकर के बनी होती हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। ये 5 एंटीबॉडीज के प्रकार की संरचना यहां पर दिखाई दे रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडीज, मैंने आपको बताया था कि हमारे किसी भी जीव के शरीर में या हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में जो एंटीबॉडीज उत्पन्न होती हैं, निर्मित होती हैं, वो किसके फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं? एंटीजन के प्रवेश करने के फलस्वरूप।
तो इनकी आपस में क्रिया कैसे होती है उसके संबंध में हम समझते हैं कि आखिरकार किस तरह से जो एंटीबॉडीज होती हैं वो एंटीजन को समाप्त करती हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है वह उदासीनीकरण, यानी एंटीजन को क्या करती हैं एंटीबॉडीज उदासीनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा या न्यूट्रलाइजेशन के द्वारा समाप्त करती हैं। कैसे करती हैं कि जब शरीर में कोई एंटीजन जैसे विषाणु कैप्सिड प्रविष्ट हो जाता है तो एंटीबॉडीज उससे क्रिया करके उसे उदासीन कर देती हैं ताकि ये एंटीजन हमारे शरीर में कोशिकाओं को किसी भी प्रकार से नुकसान या हानि न पहुंचा सके। तो इस प्रकार की एंटीबॉडीज जो एंटीजन को उदासीन कर देती हैं, इन एंटीबॉडीज को हम उदासीनीकारक एंटीबॉडीज या न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब इन्फ्लुएंजा, ये वायरस के द्वारा होने वाला एक रोग है, हमने जब रोग पढ़े थे तो हमने इसकी बात की थी, करता है तो न्यूरामिनिडेज जो एंटीबॉडीज है इससे क्रिया करके इसको क्या कर देती है न्यूट्रलाइज कर देती है और हमारा शरीर क्या होता है इसकी जो हानि है उससे बच जाती है। दूसरा जो है वो है स्कंदन या ए ग्लूटिनेशन। स्कंदन या एग्लूटिनेशन, इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये एंटीबॉडी जो है वो क्या करती है उस जीवाणु के शरीर से चिपक जाती है और चिपकने के फलस्वरूप क्या होता है कि अन्य जो जीवाणु हैं वे एक दूसरे से चिपक जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं और जब वे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो फेगोसाइट्स जो सेल्स हैं वे उनका क्या कर लेती हैं भक्षण कर लेती हैं और उनको नष्ट कर देती हैं। तो इस प्रकार की जो एंटीबॉडीज जो जीवाणुओं को क्या कर देती हैं इकट्ठा कर देती हैं, स्कंदित कर देती हैं, इनको हम एग्लूटिनिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं एग्लूटिनिन्स कहते हैं। तीसरा जो है वो है अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन। अब ऐसे कोई एंटीजेंस जो हमारे शरीर में घुलित रूप में डिसॉल्व रूप में प्रवेश कर गए हैं तो क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडीज होती हैं सबसे पहले ये क्या करती हैं कि उन एंटीजेंस को ठोस रूप में क्या कर देती हैं बदल देती हैं, रूपांतरित कर देती हैं। वो किस रूप में मौजूद थे घुलित रूप में, और ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं उनको ठोस रूप में क्या कर देती हैं बदल देती हैं और उसके फलस्वरूप ये क्या करती हैं फेगोसाइट्स कोशिकाएं उन ठोस रूपों को ग्रहण करके क्या कर देती हैं नष्ट कर देती हैं। चूंकि इन एंटीबॉडीज ने एंटीजेंस को क्या कर दिया है ठोस रूप में बदल दिया, अवक्षेपण में बदल दिया, प्रेसिपिटेशन में बदल दिया, इसलिए इन एंटीबॉडीज को हम प्रेसिपिटेंस एंटीबॉडीज कहते हैं। चौथा जो अभिक्रिया का प्रकार है वो है औपसोनीकरण। ये औपसोनीकरण में क्या होता है औपसोनीकरण में क्या होता है कि ऑप्सोनाइजेशन की क्रिया के अंतर्गत एंटीबॉडीज एंटीजन से संयोजित हो जाती हैं। यानी क्या करती हैं कि जैसे ही किसी एंटीजन ने प्रवेश किया ये जो ऑप्सोनिन्स जो एंटीबॉडीज हैं ये उस एंटीजन से जाकर के जुड़ जाती हैं और जुड़ करके उस एंटीजन को हानिकारक पदार्थ को क्या करती हैं फेगोसाइट्स कोशिकाओं तक ले आती हैं और फेगोसाइट्स कोशिकाएं क्या कर देती हैं उनका भक्षण करके उनको समाप्त कर देती हैं। तो इस प्रकार की जो एंटीबॉडीज होती हैं उनको हम ऑप्सोनिन्स कहते हैं। ठीक, तो ये कुछ प्रकार थे जिसके द्वारा जो एंटीजेंस होती हैं वो एंटीबॉडीज के द्वारा समाप्त किए जाते हैं। अब
जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम पाया जाता है उसके बारे में कुछ अवधारणाएं दे रखी हैं। सबसे पहली अवधारणा जो है वो है रिकॉग्निशन ऑफ नॉन सेल्फ। इसके बारे में हम समझेंगे ये अवधारणा क्या कहती है कि ये प्रतिरक्षात्मक क्रिया है हमारे शरीर की, जिसके अंतर्गत मनुष्य कोई भी अन्य प्राणी अपने शरीर में प्रवेश करने वाले बाहर रोग जनकों के विरुद्ध प्रतिरोध का विकास करता है, और ये प्रतिरोध क्या कहलाता है? प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। ठीक, कि उसको पहचान लेता है और उसके प्रवेश करने के साथ ही क्या करता है? हमारे शरीर में प्रतिरोध का विकास हो जाता है। दूसरा जो है वो है मेमोरी। जिनके माइक चालू है वो कृपया बंद कर लें। मेमोरी, दूसरी जो अवधारणा है वो मेमोरी। देखिए, आपने सुना होगा कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनसे यदि कोई व्यक्ति एक बार ग्रसित हो गया तो पूरे जीवन काल में फिर उस रोग से ग्रसित नहीं होता है। जैसे आपने सुना होगा छोटी माता, चिकन पॉक्स। यदि किसी व्यक्ति को जीवन में एक बार हो जाता है तो फिर से दोबारा उसको वो रोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि जैसे ही पहली बार वो एंटीजन किसी जीव के शरीर में प्रवेश करता है तो उस एंटीजन के विरोध में एंटीबॉडीज हमारा शरीर निर्मित कर लेता है, और वो पूरी जीवन भर एंटीबॉडीज हमारे शरीर में मौजूद रहती हैं। तो दोबारा से हमारा शरीर उस रोग से ग्रसित नहीं होता है। इस अवधारणा को हम कहते हैं मेमोरी या स्मृति। यानी एक बार जो चीज हमारे शरीर में गई तो शरीर उसके विरोध में जो एंटीबॉडीज बनाता है वो पूरे टाइम मौजूद रहती है, यानी मेमोरी रहती है, और फिर कभी भी उस रोग से हम ग्रसित नहीं होते। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो प्रवेश करेगा एंटीबॉडीज उसे तुरंत समाप्त कर देगी। यहाँ पर उदाहरण के रूप में भी दे रखा है, जो व्यक्ति चेचक से एक बार ग्रसित हो जाता है वह भविष्य में चेचक से पूर्णतः सुरक्षित हो जाता है। कोचिंग में कही है कि मत दीजिए ना, कभी नहीं कही कोचिंग में ये जो लोग बात कर रहे हैं और जिनका माइक चालू है कृपया माइक बंद कर लें। अब देखिए आप, तीसरा जो होता है वो होता है स्पेसिसिटी। ये स्पेसिफिसिटी क्या है? कि जब किसी मनुष्य के या किसी भी प्राणी के शरीर में कोई विशिष्ट एंटीजन यानी हानिकारक पदार्थ या रोगजनक प्रवेश करता है तो जो शरीर होता है उस जीव का या मनुष्य का उस एंटीजन के प्रति एक विशिष्ट प्रतिक्रिया यानी विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडीज को उत्पन्न करता है। इस गुण को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिसिटी कहते हैं। ठीक, अब हमारे पास 4 मिनट और बचे हुए हैं। हम थोड़ी सी बात करते हैं कि आखिरकार किसी भी मनुष्य के शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में ये प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम उत्पन्न कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र की उत्पत्ति, मानव शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का उद्भव यानी ओरिजिन या उत्पत्ति भ्रूण अवस्था में के दौरान हो जाती है। मानव के भ्रूण की अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में उपस्थित जो प्रीमोर्डियल सेल्स या स्तंभ कोशिकाएं कहते हैं, ये स्तंभ कोशिकाएं जो कि कहां पाई जाती हैं? अस्थि मज्जा में। किसकी में? भ्रूण की में। एम्ब्रियो की अस्थि मज्जा में जो स्तंभ कोशिकाएं होती हैं, स्टेम सेल्स होती हैं, वो स्टेम सेल्स 2 प्रकार की कोशिकाएं निर्मित होती हैं। इन स्टेम सेल से कितने प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं? 2 प्रकार की। पहली को हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिक कोशिकाएं और दूसरे को हम कहते हैं लिम्फोपोइटिक कोशिकाएं। पहली को हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिक कोशिकाएं और दूसरी को हम कहते हैं लिम्फोपोइटिक कोशिकाएं। ये एरिथ्रोपोइटिक कोशिकाएं जो हैं वो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती हैं, रेड ब्लड सेल्स का, आरबीसी का निर्माण करती हैं, और जो लिम्फोइटिक कोशिकाएं हैं वे क्या बनाती हैं? बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स बनाती हैं। देखिए, इससे पहले बी लिम्फोसाइट्स
क्या होती हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो बी लिम्फोसाइट्स मतलब स्टेम सेल से लिम्फोइटिक कोशिकाएं जो उत्पन्न होती हैं, उनसे दो प्रकार की कोशिकाएं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करने का कार्य करती हैं। अब इरिथ्रोपोइटिक कोशिकाओं ने क्या किया, आरबीसी का निर्माण कर दिया, और जो लिम्फोपोइटिक कोशिकाएं थी उन्होंने बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स बनाया। ये जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये भ्रूणीय अस्थि मज्जा की कुछ लिम्फोइटिक कोशिकाएं यकृत में स्थानांतरित होकर अथवा बोन मैरो में ही बी लिम्फोसाइट्स सेल्स का निर्माण करती हैं। और ये बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, ये क्या करती हैं, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। इनका लाइफ एक बी लिम्फोसाइट्स कोशिका की जीवन अवधि 5 से 7 दिन होती है और ह्यूमोरल प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक, दूसरा जो कोशिकाएं होती हैं उनको अब कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ये टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं क्या होती हैं कि भ्रूणीय अस्थि मज्जा की कुछ लिम्फोपोइटिक कोशिकाएं थाइमस ग्लैंड्स में जाकर के स्थानांतरित होकर के क्या बनाती हैं, टी लिम्फोसाइट्स की कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। और ये टी लिम्फोसाइट्स जो कोशिकाएं होती हैं ये टी कोशिकाएं अथवा थाइमस आश्रित लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं भी कहलाती हैं। ठीक, तो ये जो टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं इनका जीवन काल कितना होता है, 1 माह से अधिक होता है, और ये सेल्यूलर इम्यूनिटी उत्पन्न करती हैं। पहले वाली जो थी बी लिम्फोसाइट्स ये क्या थी, ह्यूमोरल प्रतिरक्षा तंत्र को उत्पन्न करती हैं, और ये टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, सेल्यूलर इम्यूनिटी को उत्पन्न करती हैं। और टी लिम्फोसाइट्स रक्त परिसंचरण के साथ कहां पहुंच जाती हैं, लसिका में, लिम्फ में, टॉन्सिल्स में, स्प्लीन में और अन्य लसिका ऊतकों में पहुंच जाती हैं और क्या करती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक, तो ये कुछ बात थी। हमारा समय समाप्त हो गया है, इसीलिए ये जो सेशन है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं अपनी रिकॉर्डिंग को समाप्त कर रहा हूं।